क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार जो है एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी में भूगोल ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का परिवहन सिस्टम कैसा है, परिवहन कितने प्रकार का होता है, परिवहन में सड़कें कितने प्रकार की होती हैं, या परिवहन का क्या लाभ होता है, उसे अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है, सड़कें, वायुयान और जल मार्ग कौन कौन से भारत में हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं, सबके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एनसीईआरटी में इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल द्वारा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई जाएगी। आप लोग जरूर इसको पूरा देखिएगा, ठीक है, वीडियो को। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। यह क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 7वां चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो उसकी जीवन रेखा को कहा जाता है परिवहन को। तो हमारे देश में जो ये परिवहन सिस्टम है यही अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम परिवहन के साधन को देखें तो पहले है स्थल, जिसमें हम सड़क परिवहन, रेल और पाइपलाइन को रखते हैं। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन, और वायु में हम लोग घरेलू विमान सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को देखते हैं। यही पूरे किसी भी देश की या हमारे भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा या रीढ़ कहते हैं। अगर ये व्यवस्था में अगर कमजोर हो जाए या व्यवस्था में कमजोरी आ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। इसीलिए परिवहन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में कौन कौन से बंदरगाह हैं, हमारे देश में कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, कौन से हमारे यहाँ नेशनल हाईवे हैं, सबके बारे में हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। और कौन कौन सी पाइपलाइनें हैं हमारे यहाँ, उनका क्या यूज है और वो कहाँ कहाँ बिछाई गई हैं, इसी को हमें यहाँ देखना है। लिखा हुआ है, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से आकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक अपने आप नहीं पहुंच पाती है। मतलब जहां से वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है वहां से, और जहां पर बाजार तक पहुंचना होता है तो ये अपने आप नहीं पहुंचती हैं, ये परिवहन द्वारा पहुंचती है। तो लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम व्यापारी कहा जाता है। याद रखना, तो जो ये व्यापारी होते हैं, ये जो है किसी भी उत्पाद को जो है परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक जो पहुंचाते हैं, याद रखना यही हमारा परिवहन का सबसे बड़ा एक गुण माना जाता है। लिखा है, अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर द्वारा किया जाता है, स्थल, जल और वायु, जिसे मैंने अभी आपको बताया है। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया गया है। याद रखना, यही तीनों साधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था माने जाते हैं। यह लिखा है, में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। तो परिवहन व्यवस्था से आज क्या है, पूरा संसार एक गांव बन गया है, ठीक है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। याद रखना, परिवहन के साथ जब संचार को जोड़ दिया गया तो आज पूरा विश्व का क्या बन गया, एक गांव बन गया है, ठीक है। इसीलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। याद रखना, अगर परिवहन हो और संचार ना हो तो व्यापार अच्छे से नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी व्यापार हो। लिखा है, आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई और सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरसंचार, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक और आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं, ठीक है। तो अगर आज ये सब ना होते तो याद रखना हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर
स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, तो परिवहन हमारे लिए आज बहुत ही जरूरी हो गया है। लिखा है इसलिए इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है, अतः यह स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल और संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण अपेक्षित है। तो चाहे याद रखना विश्व का व्यापार हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर या स्थानीय व्यापार हो, सबके लिए परिवहन बहुत जरूरी है और परिवहन के बिना कोई भी देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं चल सकती है। लिखा है पहला है परिवहन। ट्रांसपोर्ट क्या है पहले देखते हैं। तो परिवहन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन में 3 परिवहन आते हैं, सड़क, रेल और जो है आपका क्या, तो आपका है पाइपलाइन। तो तीनों स्थल से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे और सबसे अधिक व्यापार, सबसे अधिक अर्थव्यवस्था का सारा वस्तुओं का संचालन इसी स्थल परिवहन पर टिका हुआ है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि परिवहन व्यवस्था हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है या इसे जीवन रेखा कहते हैं। लिखा है भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब विश्व में जो सड़क जाल है, सघनता है, घनत्व है, उसमें हम भी जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देशों में आते हैं। यह सड़क जाल लगभग जो है 54,000 मतलब 54.7 लाख किलोमीटर है। ठीक है, ये 2014-15 की बात है, अब तो और आगे निकल गया होगा। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो रेल परिवहन हमारे यहाँ बाद में आया। कब आया? 1853 में आया, लेकिन 1853-54 में, लेकिन जो है सड़क परिवहन हमारे यहाँ पहले से था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ठीक है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्नलिखित कारणों से है। तो मतलब कहने का है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का महत्व हमारे देश में क्यों ज्यादा है, यह समझना है। कभी कभी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम होता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विविध भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेल नहीं बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं, वहां भी रेल नहीं बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी होता है, बिल्कुल है। या घर घर सेवाएं उपलब्ध करवा सकता है, लेकिन रेलवे नहीं करा सकता, क्योंकि घर तक रेलवे नहीं जाता है किसी के। तथा सामान चढ़ाने या उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पतनों को जोड़ती भी हैं, तो सड़क जो होती है वो रेलवे को भी जोड़ देती है, स्टेशन को भी, हवाई अड्डे को भी और बंदरगाहों को भी जोड़ देती है। इसलिए सड़क सबसे ज्यादा महत्व होती है। भारत में सड़कों की सात क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र को देखें और इन सड़कों की महत्ता की भूमिका को बताएं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सड़क परिवहन है इसको 6 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, इसी को हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी। इन्होंने 2003 में इस योजना को शुरू किया था, भारत के जो है 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए। तो पहले इसको हम मैप के थ्रू दिखाएंगे, फिर हम लोग इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसको आप देख सकते हैं, ये येलो कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो याद रखना स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये 4 महानगरों को जोड़ता है। तो दिल्ली को याद रखना, दिल्ली को ये जोड़ता है मुंबई से, मुंबई को जोड़ा जाता है चेन्नई से, चेन्नई को जोड़ा जाता है कोलकाता से। ठीक है, तो याद रखना कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता के बीच में जो ये मार्ग है इसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। आप ये चतुर्भुज देख सकते हैं, 4 भुजाएं इसकी बन गई हैं। अब याद रखना चतुर्भुज में जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो किसको जोड़ता है? तो चतुर्भुज योजना में दिल्ली को कोलकाता से। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है ये चतुर्भुज का ही भाग है, जो दिल्ली को जोड़ता है मुंबई से। नेशनल हाईवे मुंबई का जो है चेन्नई से 4 नंबर है और 5 नंबर है चेन्नई टू जो है आपका कोलकाता। तो 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर ही मिल करके स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। लिखा है भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता,
चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की थी। 2003 में शुरू हुई थी। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। द्वितीय जो पूरब में जो है पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर को असम के पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। तो याद रखना, इसी चतुर्भुज योजना के तहत 2 और योजनाएं हैं, गलियारा हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर है श्रीनगर, तो श्रीनगर से ये राजमार्ग शुरू होता है। ये आपका कौन सा है? ये आपका जो आपका नॉर्थ है। ठीक है, और ये मार्ग सीधे कहाँ पहुंचता है? तो ये पहुंचता है आपका चेन्नई। यहाँ चेन्नई से आगे ये आपका कन्याकुमारी, तो ये पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया। ठीक है, और जो आपका पूरा पश्चिम है, तो पश्चिम में ये पोरबंदर से शुरू होता है और आप देख सकते हैं ये आपका कहाँ पहुंच गया? सिलचर तक पहुंच गया। ठीक है, तो याद रखना, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, पूरा पश्चिम गलियारा है, ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछाता है, तो झांसी में काटते हैं। ठीक है, झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी, तो जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं उसे मेगा सिटी कहते हैं। ठीक है, मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परिवहन भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार में के क्षेत्र में आता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही इसकी देखरेख करता है। अब आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। हमारे यहाँ पहला जो राजमार्ग है वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़कें तंत्र हैं। इनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है CPW के अधिकार क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। याद रखना, तो आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 दिशाओं में गए, सबके नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जो है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अहमदाबाद बड़ोदरा जो है राजमार्ग दिखाया गया है। ये भी जो है आप नेशनल हाईवे में का भाग होता है। ठीक है, आगे लिखा है राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग कौन देखता है? तो ये राज्य सरकार के अधीन होता है। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व तो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, उसको हम PWD कहते हैं। तो राज्य सड़कों का निर्माण राज्य देखता है। एक होती है जिला सड़कें। तो जिला मार्ग क्या होता है? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य सड़कें क्या क्या होती हैं? तो अन्य सड़कों में रखते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत वह सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों का विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वह सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चलते हैं, द्वारा जोड़ा प्रस्तावित है। ठीक है, तो अन्य सड़कों में ग्रामीण सड़कें आती हैं। ठीक है, अब आता है सीमांत सड़कें किसे कहते हैं? तो भारत की जो सीमा पे सड़कें होती हैं उन्हें हम सीमांत सड़कें कहते हैं। तो लिखा है उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। जैसे भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, श्रीलंका की बांग्लादेश की जो सीमा है, या फिर जो है आपका चीन के साथ सीमा जो लगती है, उनके लिए सड़कों का निर्माण कौन करता है? जो सीमा सड़क संगठन करता है। ठीक है, यह संगठन 1960 में बनाया गया था जिसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास के दुर्गम क्षेत्रों में जो अभिगम्यता बढ़ती है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता करते हैं। तो सीमावर्ती गांवों तक सड़कों का निर्माण करने का काम किसका है? तो वो आपका है जो है सीमा सड़क संगठन का है। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं, ये देखो पहाड़ी सड़कें हैं और कैसे ये सड़कों का निर्माण किया गया है पहाड़ों पर। ठीक है, तो पहाड़ों पर सड़कें ऐसे ही बनाई जाती हैं। लिखा है सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है,
निर्मित होती हैं, अतः ये 12 मासी सड़कें होती हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ कच्ची और पक्की दो प्रकार की सड़कें होती हैं, ये भी अपने आप में एक अलग से क्लासिफिकेशन है। अगला आपका सड़क घनत्व क्या होता है, तो लिखा है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो सड़कों घनत्व उत्तर जो भारत है वहां ज्यादा है और दक्षिण भारत में कम है, क्योंकि उत्तर भारत में सड़कें बनाना क्या है, आसान होता है। देश में सड़कों का विस्तार विवरण एक समान नहीं है। ठीक है, इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में जो है कितना है, तो 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। मतलब कहने का सड़क का घनत्व कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। एक उसके पीछे कारण होता है मैदान या फिर जो है पहाड़ होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय घनत्व जो है कितना है, तो 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। क्या समस्याएं हैं, यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। मतलब हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अभी सड़कें हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, उनकी संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भारी वाली हैं। ठीक है, ये भी हमारे देश की समस्या है। तथा इन पर बने पुल व पुलिया पुराने और तंग हैं, परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हो रहा है। तो हमारे यहाँ बदलाव हो रहा है क्योंकि अब उसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अब आते हैं, लिखा है रेल परिवहन। तो भारत में रेल परिवहन भी जो है बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है परिवहन का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देता है। तो लिखा है भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, जो भ्रमण, तीर्थयात्री व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। तो लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छा परिवहन कौन होता है, रेल परिवहन होता है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2016 को भारतीय रेल परिवहन की जो है कुल लंबाई कितनी थी, तो 66,687 किलोमीटर थी, जिस पर 7,137 स्टेशन थे तथा इसमें जो है ये डाटा दिया गया है, इतने जो है इंजन इतने सब काम कर रहे थे। तो मतलब कहने वाले आज उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई होगी। आगे लिखा है भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेल लाइन 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। ठीक है, और याद रखना उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये रेल परिवहन के अलग अलग जो है ये मार्ग होते हैं। तो याद रखना बड़ी लाइनें होती हैं, मीटर लाइनें होती हैं और छोटी लाइनें होती हैं। और लेकिन अब सरकार ने योजना बनाई है कि छोटी लाइनों को भी बड़ी लाइनों में बदल दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहां लिखा है आगे, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या है। मतलब कि जो रेल परिवहन है उसको प्रभावित कौन करता है, तो भू आकृतियां। अगर भू आकृति जो है पर्वतीय है, पठारी, मैदानी है, तो रेलवे का निर्माण जल्दी आसानी से नहीं हो सकता है। आर्थिक और प्रशासकीय कारण प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा है। तो उत्तर भारत में रेलवे का विकास क्यों हुआ है, यही कारण है, क्योंकि यहाँ समतल भूमि है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेलवे उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री मतलब होता है पश्चिमी घाट तथा उससे सन्निहित क्षेत्र भी कुछ पश्चिमी मतलब घाट या दर्रों के द्वारा भी पार कर पाना असंभव मतलब संभव न है। ठीक है, तो याद रखना आज जो पश्चिमी घाट है वहां पे कई दर्रे बनाए गए हैं और उन्हीं दर्रों के माध्यम से जो है अब आना जाना
पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, आगे लिखा है कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोकर रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। ठीक है, ये यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसको हम कोकण कहते हैं, और वहाँ कोकण रेलवे का विकास हुआ है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट में कभी जब रेल चलती है तो भूस्खलन हो जाता है पश्चिमी घाट में, या फिर वहाँ पर रेलवे ट्रैक धंस जाते हैं। तो ये समस्या देखने को मिलती है कहाँ पर, कोकण रेलवे में, उसी को यहाँ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन जो है प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अचानक अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, इससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी यात्रा या रेल गाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो हमें एक चीज को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत से लोग देखा चैन वैन खींच देते हैं। एक है परिवहन का सबसे अच्छा साधन भी माना जाता है पाइपलाइन। तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक और तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। याद रखना, आज पाइपलाइन का जो उपयोग है वो कच्चा तेल को, पेट्रोल को और कच्चे तेल को अन्य स्थानों पर पहुंचाने में प्राकृतिक गैस को कराया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधशालाएं मतलब होता है रिफाइनरी, जैसे बरौनी कहाँ है बिहार में, मथुरा यूपी में, पानीपत हरियाणा में, तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की जो है रनिंग लागत न्यूनतम है। मतलब इससे जो है एक बार लगा देने पर लागत तो अधिक आती है, लेकिन बाद में चलाना इसको आसान होता है, और इससे किसी तरह की हानियां भी नहीं होती है, ना कोई किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है ज्यादातर। अब बात कर लेते हैं देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 मुख्य जाल कौन कौन से हैं। तो याद रखना, अगर हम भारत का एक मैप देखें तो भारत का जो आपका ये क्षेत्र है, जो आपका ये क्षेत्र है, ये पूरा पाइपलाइन का जाल का क्षेत्र है। पहला ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। इसी को बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो लिखा है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक और गुवाहाटी के सिलीगुड़ी तक जाती है। दूसरा है गुजरात में सलाया से बीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को जो है चस्सू और अन्य स्थानों से जोड़ती है। तीसरा है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से जो मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के जो है विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी एक शाखा राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जो है बबराला व अन्य स्थानों को जोड़ती है या वहां तक जाती है। तो पाइपलाइन का हमारे यहाँ जो जाल है ये काफी घना है। इसको इसी के माध्यम से आज हमारे यहाँ कई तरह का परिवहन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं जल परिवहन की बात करेंगे। तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। ठीक है, यह भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल होता है। ठीक है, भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन जल मार्गों 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,600 जो है 85 किलोमीटर मार्ग की ही मशीनीकृत तो नौकाओं द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जल परिवहन भी एक अच्छा साधन माना जाता है। हमारे यहाँ कई जल परिवहन के मार्ग बनाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बड़े से पानी के जहाज पर, ये जो है कहाँ का है, तो ये उत्तर पूर्व राज्यों में, ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। इतने बड़े पानी के जहाज पे आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल भी, लोग भी हैं, और वहां पर देखो आप कई जो है मारुति कार भी इसमें
खड़ी कर दी गई हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। तो जल परिवहन अपने आप में जो है एक बहुत ही सस्ता साधन है, तय किया जाता है। लिखा है निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। तो किस नदी पर है, क्या है, पूरा बता देता हूं। लेकिन याद रखना वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय जल मार्ग चल रहे हैं, लेकिन संख्या टोटल 111 है, ये भी याद रखना। तो भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, ये बात याद रखना। लिखा है हल्दिया और इलाहाबाद। तो जो हल्दिया है आपका कहाँ पर है, तो हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, और इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 मीटर लंबा है, नौगम जलमार्ग 1 कहलाता है। याद रखना राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है, तो हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज तक है, तो आपको पहला याद रखना है। दूसरा कहाँ है, तो सदिया से धुबरी के मध्य है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ये आपका राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 हो गया। तीसरा कहाँ पर है, तो केरल के पश्चिमी तटीय नहर पर है, कोट्टापुरम से कोल्लम और उद्योग मंडल और चक्कापारा नहरें होते हुए बनाया गया है, तो ये नंबर 3 है, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। इसके बाद चौथा राष्ट्रीय जो जल मार्ग है वो जो है कहाँ पे है, तो याद रखना ये कृष्णा और गोदावरी नदी पर है, काकीनाडा पुडुचेरी नहर जो है के माध्यम से जोड़ा गया है आंध्र प्रदेश में। और जो है आपका राष्ट्रीय जल मार्ग जो है नंबर 5 कहाँ पर है, तो मताई नदी, महानदी का डेल्टा, चैनल, ब्राह्मणी नदी और जो है पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी पर है और 5वां नंबर है। ठीक है, और 6 नंबर कहाँ पर है, तो ये सिलचर में है आपका, कहाँ पर, भांगा स्तूप सिलचर आपका कहाँ है, ये तो आपका असम में है। तो 6 नंबर वहां बनाया गया है बराक नदी पर। यहाँ 5 दिया है, 6 वो बना है, आपको याद रखना है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी जुआरी, एक दो नदियां कहाँ है, गोवा में है। कंबर जुआ सुंदर वन, बराक केरल का पचजल, यहाँ भी जो है परिवहन किया जाता है ये छोटी नदियों के माध्यम से। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। पत्तन मतलब होता है बंदरगाहों द्वारा। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। तो भारत में सबसे अधिक व्यापार कहाँ होता है, समुद्र द्वारा। अब आते हैं, लिखा है प्रमुख समुद्री पत्तन कौन कौन से हैं भारत में। समुद्री पत्तन मतलब होता है समुद्री बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख, तो लेकिन 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन 12 मुख्य भूमि पर हैं और 200 छोटे और जो है मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो 12 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, पहले आपको यहाँ मैप के थ्रू दिखा देते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है, आप देख सकते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो ये है आपका कांडला गुजरात में, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मुंबई में ये आपका एयरपोर्ट भी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यहीं पर है। मर्म गोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। इसके बाद में आपका चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, और यहाँ पर एल्लोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, और पारादीप बंदरगाह है आपका उड़ीसा में, और हल्दिया कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और एक बंदरगाह आपका याद रखना ये आपका अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। तो टोटल 13 बंदरगाह भारत में है, याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ आगे लिखा भी है, विवरण सबका दे दिया गया है। लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखना ये है आपका गुजरात में है, और ये इसका नाम क्या हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया आज। ऐसा देश के विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, याद रखना ये ज्वारीय बंदरगाह है, जब ज्वार भाटा आता है तभी ये बंदरगाह चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक और कारखानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कांडला बंदरगाह जो है यहाँ से जो चीजों को आयात निर्यात किया जाता है तो ये पूरे क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, इतने क्षेत्र को कवर करता है कौन, कांडला बंदरगाह। तो इतने राज्यों का सामान कहाँ आता है, कांडला बंदरगाह की ओर आता है। ठीक है, और कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, जब ज्वार भाटा आता है तभी ये बंदरगाह आसानी से चलता भी है। आगे लिखा है मुंबई बृहत्तम
पतन है, बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। इसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत और सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया। याद रखना, जो मुंबई बंदरगाह है वो बहुत ज्यादा बिजी बंदरगाह था, तो उसी के जो है थोड़ा हल्का करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बनाया गया है। ये भी मुंबई में ही, उसी के बगल में है। ठीक है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान करता है। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मर्म गोवा पतंगा देश का महत्वपूर्ण पतन है। ठीक है, तो लौह अयस्क का निर्यात मर्म गोवा के मतलब गोवा में मर्म गोवा बंदरगाह से किया जाता है, खाड़ी के देशों से। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा, लगभग 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो सबसे अधिक लोहे का निर्यात कहाँ से होता है? मर्म गोवा बंदरगाह से। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। यहाँ से भी कुद्रेमुख से निकाला गया लोहा निर्यात होता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि बंदरगाह है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो बंदरगाह कृत्रिम भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, ज्वारीय भी होते हैं। तो ये सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतीकोरिन पतन है, अभी मैंने आपको दिखाया। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय मतलब बंदरगाह है, यह प्राकृतिक रूप का है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय देश क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। कौन सा? तो तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। आपसे पूछा जाएगा कि चेन्नई कैसा बंदरगाह है? तो एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो पारादीप से भी लोहे का हमारे यहाँ निर्यात होता है, विशाखापट्टनम से भी होता था। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पतन है। याद रखना, हुगली नदी पर यह पतन बनाया गया है। हुगली नदी से जोड़ा गया है समुद्र को। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण, यह भी एक ज्वारीय पतन है होने के कारण तथा हुगली के जो है तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो कोलकाता पतन पर मतलब बंदरगाह पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए ही हल्दिया नामक एक सहायक पतन बनाया गया है। ये भी याद रखना, हल्दिया पतन भी बंदरगाह बनाया गया। किसके लिए? तो यह मुंबई, ये आपका कोलकाता बंदरगाह पे ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हल्दिया बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह को। ठीक है, तो पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, कांडला हो गया, मर्मगोवा हो गया, इन सब बंदरगाहों को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है आपका वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में देख लेते हैं। तो लिखा है, आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्लभ स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें। मतलब वहाँ आज उत्तर पूर्वी राज्य पिछड़ा क्यों है? क्योंकि वहाँ वायु परिवहन कम है। जहां बड़ी नदियां, विचित्र धरातल और घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है, हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। तो याद रखना, कोई पर्वत हो, पठार हो, ऊंच नीच कोई भी जमीन हो, वायु परिवहन द्वारा आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ कई जो है आपको ये भी दिखाया गया कौन कौन से एयरपोर्ट है। जैसे अमृतसर में, जैसे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, आपका कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस है, छत्रपति शिवाजी यहाँ पर है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? तो ये हमारे वायु परिवहन के एयरपोर्ट बनाए गए हैं। आगे लिखा है, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीयकरण वायु परिवहन का कब किया गया है? 1953 में। व्यवहारिक तौर पर एयर इंडिया और कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। देखा होगा हमारे यहाँ आजकल निजी और सार्वजनिक मतलब सरकार की दोनों कंपनियां वायु परिवहन को देती हैं, जैसे इंडिगो हो गया। ठीक है, एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय
सक्रियाओं और अगम्य दुर्लभ और भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। ध्यान रखना, ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड एक सेवा है जो दुर्लभ क्षेत्रों में ये हेलीकॉप्टर की सेवा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे जो लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं तो उनको भी वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है। लिखा है एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए। मतलब एयर इंडिया से कई देशों की संचार सेवाएं होने लगी हैं। लिखा है आगे, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है क्योंकि महंगा होता है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु तो विशेष प्रबंध किया गया है। अब आते हैं संचार सेवाएं। संचार सेवाएं भी हमारे देश के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो लिखा है, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश भेजने वाले के गतिहीन रहते हुए भी लंबी दूरी तक का संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार और जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, संचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम, ठीक है, तो डाक संचार भी क्या है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो संचार का माध्यम है। ठीक है पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेज, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल हैं। मैगजीन ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में तीव्रता हेतु जो है डाक हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। ठीक है, जिन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो डाक सेवाओं को अधिक बनाने के लिए इसका नाम अलग अलग रखा गया है। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी, ठीक है, आईटी क्षेत्र को जो है क्या करना है, होने वाले परिवर्तन को समझना है, तकनीक को केंद्र में रख करके बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दूरसंचार है जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आपातकालीन बॉक्स बनाया गया है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो फोन करके सेवाओं को या जो है सर्विस को मंगा सकता है और आपातकालीन सेवा द्वारा मदद मांग सकता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, किसको जोड़ता है, तो ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ लिखा है दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरसंचार सेवाओं से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हैं तो भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे जो है एसटीडी सुविधा को विशेष उपलब्ध कराए हैं। अब ये सबकी जगह पे दूरसंचार ने ले लिया, मोबाइल ने ले लिया है। आगे लिखा है पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में समृद्ध विकास ही संभव हो पाया है। आगे लिखा है जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक भी करता है। इसमें रेडियो, दूरसंचार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र शामिल हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरसंचार देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है। ठीक है, दूरदर्शन भी तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। यह विभिन्न वायु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, खेल संबंधी जगत की कार्यक्रम को प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती है जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं। ये पत्रिकाएं जो है सामयिक मतलब जो है हाल में जो घटनाएं होती हैं होने के नाते जो है मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की होती है। कुछ मासिक आती हैं, कुछ साप्ताहिक आती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, तथा इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू समाचार पत्र आते हैं। ठीक है, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है जो फिल्में बनती हैं या कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म और छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास होता है, ये भी याद रखना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लिखा है
राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तो याद रखना, जब राज्यों या फिर देशों में जब व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे व्यापार कहते हैं। व्यापार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, या समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार याद रखना हवाई जहाज के माध्यम से भी होता है, स्थलीय मार्गों से भी होता है और जल मार्ग से भी किया जाता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। ठीक है, आगे लिखा है, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी माना जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है किसी भी देश का बैरोमीटर होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक होते हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। ठीक है, जब आयात और निर्यात का जब अंतर निकाला जाता है तो उसी को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। सबको ये पता होगा कि जो है प्रतिकूल और अनुकूल किसे कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों और सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों में वर्ष 2016-17 तक निर्यात वाली वस्तुएं थी कौन कौन सी चीजें? तो कृषि वर्षों से संबंधित उत्पाद, आधार धातुएं, रत्न आभूषण, रसायन तथा अन्य संबंधित वस्तुएं। इनका हम क्या करते हैं? तो इनका हम निर्यात करते हैं। आयात किसका करते हैं? तो कच्चा तेल। सबसे ज्यादा हम किसका आयात करते हैं? तो कच्चा तेल का, रत्न जवाहरात का, आधार वस्तुओं का, मशीनों का, कृषि और अन्य उत्पाद शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले दशकों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ गया है। आजकल व्यापार में इन सब चीजों का व्यापार होने लगा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है। तो हमारा देश जो है अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में धीरे से आगे बढ़ गया है। एक अब आपका है पर्यटन, एक व्यापार के रूप में। आज क्या है, टूरिज्म को एक पर्यटन के रूप में देखा जाता है, मतलब व्यापार के रूप में देखा जाता है। तो पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 14 से अपेक्षा 15 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन 4.5% वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे 13,519.3 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, वर्ष 2015 में भारत में 80.3 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आए हैं? तो भारत आए हैं। ठीक है, लिखा है आए 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगे हैं। तो मतलब 150 लाख लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं तथा स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति विरासत की समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। और विदेशी पर्यटन भारत में विरासत पर्यटन, परिपर्यटन और जो है रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। तो हमारे यहाँ इतने प्रकार के पर्यटन का प्रकार है और इसी के लिए हमारे देश में लोग आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है हमारे देश में। ठीक है, आगे यहाँ जो है कुछ दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है। ठीक है, जो क्लास में चर्चा वो हमारे लिए नहीं है। लिखा है, निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, तो जो पूर्वी में कौन है? सिलचर, और पश्चिम में आपका गुजरात में पोरबंदर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों और देरी को घटाता है? तो वो है आपका पाइपलाइन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, हजीरा कहाँ है? ये आपका गुजरात में। विजयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जगदीशपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय अधिकतम गहराई का पतन है? विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पतन है।
निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख माना जाता है? तो सड़क परिवहन सबसे प्रमुख है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें और यहाँ इंपॉर्टेंट दी गई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। और इसी तरह से ये क्लास 10th एनसीईआरटी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है ये भी बताना जरूरी है, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूछा गया है जैसे आपका इस्पात संयंत्र है, कब स्थापित हुआ है, सहयोगी देश कौन सा था और अस्तित्व कहाँ है, मतलब वो अवस्थित कहाँ है। इसको पहले है आपका इसको कि ये निजी क्षेत्र का है। इसकी स्थापना 1870 और जो है 1913 में की गई थी और 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया। कुल्टी और बनपुर पश्चिम बंगाल में है। इसका नाम क्या है? इसको। टिस्को कहाँ है? तो 1907 में निजी क्षेत्र का है। जमशेदपुर टाटा ने बनाया था। जमशेदपुर झारखंड में है। VISL, ठीक है, ये 1923 में बना था, बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ। ये भद्रावती कर्नाटक में है। ठीक है, भिलाई कहाँ है? ये कब बना था? ये सार्वजनिक क्षेत्र का सरकार का है। 1959 में सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसमें क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था तो इसीलिए किताब जब पहले लिखी गई थी तो उस समय तो हटा नहीं था। बोकारो, ये 1972 में बना था सोवियत संघ के सहयोग से, यूनियंस के। बोकारो झारखंड में। दुर्गापुर 1959 में, ये इंग्लैंड यूके के सहयोग से है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला सार्वजनिक क्षेत्र का है, जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सेलम ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और विजयनगर ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी को पूरा समाप्त कर दिया है। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो क्लास 11th एनसीईआरटी का आएगा ज्योग्राफी में, और हमारा उद्देश्य है कि सारे क्लास के एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी समाप्त कर दिया जाए। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।